वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और हमने समझा था यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को और यूरिन का जो कॉम्पोजिशन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे बात करेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको हार्मोन किस तरह से रेगुलेट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन को हार्मोन किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन को हार्मोन कैसे रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से हार्मोन है, जनरली उन हार्मोन का नाम हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला है, जैसे हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी की जो परमिएबिलिटी है, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी जो परमिएबिलिटी है और कलेक्टिंग डक्ट की जो परमिएबिलिटी है, मतलब उसमें सब्सटेंस का एब्जॉर्ब होना या सिक्रीट होना, इसको कंट्रोल करते हैं हार्मोन, दो हार्मोन या एक हार्मोन कहते हैं, उसके दो नाम है। एक हार्मोन है और जो कि है आपका एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यह बोल सकते हैं दी permeability of DCT and collecting duct DCT and collecting duct is controlled by hormone ADH। ADH जिसे बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और इसका एक और नाम है और इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। यदि एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए या ना हो पाए तो इसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसे कहते हैं डायबिटिस, डायबिटिक इंसिपिडिस। फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ एडीएच कॉजेज क्या कॉज करेगा ये, इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो इट कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है जी, ये एडीएच की कमी की वजह से होता है, एडीएच ना हो पाए सिक्रेट तो होगा। इसके अलावा एक और हार्मोन है और वो है आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज होता है
और ये क्या करता है, ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है डीसीटी के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरॉन, secreted from aldosterone secreted from adrenal cortex। क्या करता है ये, इंक्रीज द reabsorption of sodium in DCT and collecting duct। अब इससे क्या होगा देखो, सोडियम ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो कंटेंट हो जाएगा कैसा, जो कंटेंट है वो हो जाएगा हाइपोटोनिक, तो डाइल्यूट कर देगा ये इसको। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन इसमें और हैं, जैसे एक है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, जो ये हार्मोन है पीटीएच जो है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को घटाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन and decrease phosphate reabsorption। कैल्शियम को बढ़ाएगा और फॉस्फेट को घटाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन हैं जो यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा यूरिन जो हाइपरटोनिक होता है हाइपोटोनिक होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं ये। जैसे हमने बताया एडीएच क्या करता है, जब एडीएच रिलीज होगा ना तो ये एडीएच वाटर के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देगा। एडीएच जब रिलीज होगा तो ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, तो वाटर जैसा रीएब्जॉर्ब होता रहेगा। जब वाटर ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा कंसंट्रेट हाइपरटोनिक। और यदि एडीएच कम रिलीज होगा तो यूरिन हो जाएगा हाइपोटोनिक, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए फिर बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा। सर्दियों में क्या होता है, इसका अमाउंट कम हो जाता है। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये कुछ हार्मोन है जो यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, इसे नोट कर ले। इसके बाद हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज के बारे में समझेंगे। यूरिन फॉर्मेशन में कुछ एबनॉर्मेलिटी होती हैं, और एक आता है हमारे पास में ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इनमें ओस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, तो बात करते हैं हम लोग ओस्मो रेगुलेशन के बारे में। पहले ओस्मो रेगुलेशन समझते हैं, फिर कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में समझेंगे। ओस्मो रेगुलेशन की यदि बात करें तो इसका मतलब है इट मीन्स टू मेंटेन दी osmotic
बैलेंस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी में वाटर के लेवल को या वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना, मेंटेन रखना, ये ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होता है, देखिए जैसे हम वाटर इनटेक करते हैं, फ्लूइड की फॉर्म में हम वाटर को लेते हैं, फूड की फॉर्म में भी वाटर हमारी बॉडी में जाएगा। इसके अलावा जो फूड हमने खाया है तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, उससे वाटर प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा वाटर हमारी बॉडी में लॉस भी होता है, किडनी के थ्रू लॉस हो रहा है वाटर, स्वेट की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये वाटर जो बैलेंस है हमारी बॉडी का, वो कैसे होगा, जो हमारी बॉडी में लूप ऑफ हेनली देखा जा रहा है, डीसीटी देखा जा रहा है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनली में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, समर टाइम में हम वाटर ज्यादा कंज्यूम करते हैं और जो यूरिन रिलीज होगा जब वाटर ज्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि वो इवापोरेशन वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। तो जब ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, जो यूरिन हम रिलीज करते हैं उसका कलर कैसा होता है, पेल कलर का आता है, वो पेल येलो कलर का यूरिन होता है समर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सेस वाटर है, जो एक्सेस वाटर है वो कैसा हो रहा है, वो हमारे स्वेट के थ्रू रिलीज हो रहा है, और वाटर जो रिलीज है, जो वाटर रिलीजिंग है, वो क्या होगा, वो कम हो जाता है इस टाइम पर। ठीक है, समर में हम यूरिनेशन जो है वो कम करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू रिलीज नहीं हो रहा, एक्सेस वाटर जो है वो स्किन के थ्रू, परस्पायरेशन के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए समर में जो यूरिनेशन है वो कम हो जाता है। जबकि यदि हम रेनी सीजन की बात करेंगे या हम सर्दियों की बात करें, तो रेनी सीजन में क्या होता है, जो एक्सक्रीटेड यूरिन होता है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो रेनी सीजन में भी वाटर इनटेक तो उतना ही है, वाटर इनटेक उतना ही कर रहे हैं, लेकिन इवेपोरेशन जो है स्वेट से वो कम हो गया है, और इवेपोरेशन कम हो रहा है इसलिए जो वाटर है वो किडनी के द्वारा ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, मतलब यूरिनेशन बढ़ जाता है इस टाइम में। तो इस तरह से किडनी जो है वो ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि वाटर हम इनटेक कैसे कैसे करते हैं। वाटर इनटेक बाय ड्रिंकिंग फ्लूइड, ड्रिंकिंग फ्लूइड की फॉर्म में वाटर ले सकते हैं, इसके अलावा फूड की फॉर्म ले सकते हैं, और क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस्ड इन सेल बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से भी वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखें, अब हम दो सीजन लेके चलते हैं। इन समर, समर की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्सेस वाटर is released out by perspiration। एक्सेस वाटर जो है वो परस्पायरेशन के द्वारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो यूरिन कलर है वो कैसा होता है, यूरिन कलर इज पेल, मतलब कंसंट्रेट हो गया है इसमें यूरिन ज्यादा। और रेनी सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता है, परस्पायरेशन होता नहीं है,
perspiration do not occur, तो क्या होगा? all water, जो कैसा है, एक्सेस है, is released या excreted by किडनी के द्वारा होता है। और इसमें यूरिन कैसा होता है? यूरिन इज कलरलेस। तो यहाँ पर यूरिन कैसा है? यहाँ डाइल्यूट यूरिन है, यहाँ कंसंट्रेटेड यूरिन है। ठीक है, तो इस तरह से किडनी जो है वो ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो ये नोट कर लीजिए, ये हो गया ओस्मो रेगुलेशन, किडनी के द्वारा जो हो रहा है ओस्मो रेगुलेशन। अब हम आगे बात करते हैं और समझते हैं कुछ किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो दो तीन डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, जैसे एक है यूरीमिया हो गया, दूसरा हो गया किडनी स्टोन, तीसरा हो गया किडनी फेलियर। अब हम बात करते हैं किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में। क्या क्या डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मेलिटी ह्यूमन में हो सकती हैं किडनी के रिगार्डिंग, वो कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स की यदि बात करेंगे तो एक हो सकता है यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब है ब्लड में यूरिया का एक्सेस हो जाना। तो प्रेजेंस ऑफ excessive amount of urea excessive amount of urea in blood। ठीक है, ब्लड में जब यूरिया का अमाउंट एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया। और ये जो सारी हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, इन्हें हम यूरिन में आई एबनॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूरिन में क्या एबनॉर्मेलिटीज आती हैं उसको भी हम कह सकते हैं। तो यदि यदि यूरिया का अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग तो क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम यूरीमिया। इसके बाद और क्या हो सकता है? और एक हो सकता है आपका किडनी स्टोन, जिसे रीनल कैलिकुलाई बोलते हैं। किडनी स्टोन क्या बोलते हैं इसको? किडनी स्टोन को बोलते हैं हम रीनल कैलिकुलाई। इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड हो गया या कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, इनके क्रिस्टल हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट crystals crystals in renal tubules।
ठीक है जी। रीनल टिब्यूल्स में ये जो क्रिस्टल्स हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं। इसके बाद एक है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती। तो इसमें क्या होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो जाती है। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तो किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग किडनी फेलियर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करके रखना है। इसके अलावा कुछ हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज इन यूरिन। बात करते हैं अब एबनॉर्मेलिटीज इन यूरिन। यूरिन में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी आती है, तो ये आपको इसको मेंटेन करना होगा। मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपको उसके बारे में लिखना होगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे एक है हिमेटोन्यूरिया, आपको लिखना होगा इसमें होता क्या है। एक है हीमोग्लोबिनूरिया, पॉलीसूरिया, रेन्यूरिया, जैसे हमने यहाँ पर बात करी हिमेटोन्यूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, पॉलीसूरिया, एन्यूरिया, अनीमिया, अनीमिया। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी है यूरिन की जो आपको कुछ पता होनी चाहिए। तो इनके बारे में आप लिखेंगे कि हिमेटोन्यूरिया का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब क्या होता है, पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, एन्यूरिया क्या होता है, और एक कंडीशन यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार मार्क करके, इसके बारे में लिख लेना, डाईयूरेसिस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीमोडायलिसिस को पढ़ेंगे, आज यहाँ तक कर लें। और लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कुछ और चीजों के बारे में। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक काम आपको और करना है। आप लोग अपने मॉड्यूल में जाएंगे, आपके पास जो मॉड्यूल अवेलेबल है उसमें जाएंगे। मॉड्यूल में पेज नंबर 73 है आपका, जो सेकंड मॉड्यूल है। पेज नंबर 73 में आपको एक टेबल गिवन है। उस टेबल में अलग अलग एनिमल्स लिखे हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। वो टेबल आप वहां से उसको बनाएंगे, और कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यहाँ तक करके रखेंगे, कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।